हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। माय नेम इज सुबी तिवारी एंड आज हम करने जा रहे हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ऑफ योर चैप्टर इलेक्ट्रिक करंट, जो कि क्लास 7 का एक चैप्टर है। लेकिन उसके पहले हम स्टार्ट करें, मैं आप सबको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता देना चाहती हूँ कि वी हैव अ ऐप, यू कैन डाउनलोड आवर स्टेप अप एकेडमी भोपाल ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर्स। जिस ऐप में आपको बहुत सारे ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स तो मिलते ही हैं, साथ में साथ पर्सनल असिस्टेंस भी हम आपको देते हैं, डाउट क्लियरिंग सेशंस भी होते हैं, लाइव टेस्ट सीरीज भी हम देते हैं, प्लस 24/7 फ्री एक्सेस आपको मिलेगा एंड रेफर एंड अर्न एंड गेट फ्री नोट्स नाउ। अभी आप डाउनलोड करेंगे तो फटाफट से आप फ्री नोट्स ले सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट पे सारी इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि नोट्स मिल जाएंगे, वो वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, है ना अमेजिंग थिंग। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और स्टार्ट करेंगे क्लास 7 का चैप्टर, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट, इसका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। सो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे सामने है। ओके, सो व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू द कॉपर वायर एज शोन इन द फिगर, द वायर, ठीक है, अब यहाँ पर एक कॉपर वायर दिया हुआ है और इसमें अगर इलेक्ट्रिक करंट जाता है तो क्या होगा। द वायर डिफ्लेक्ट्स अ मैग्नेटिक निडल प्लेस्ड नियर इट, बिकम्स रेड हॉट, गिव इलेक्ट्रिक शॉक या बिहेव लाइक अ फ्यूज। अब देखिए कि जब यहाँ पे अगर मैं एक कैंपस निडल को रखती हूँ, कैंपस नहीं कंपास निडल को रखती हूँ, तो क्या होगा कि मैग्नेटिक निडल जो है उसके पास क्या वो डिफ्लेक्ट होगी। तो जी हाँ, फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही है कि मैग्नेटिक निडल जो है वो डिफ्लेक्ट होगी। ये गर्म नहीं होगा, ना ही शॉक देगा, ना ही फ्यूज की तरह बिहेव करेगा। चलो नेक्स्ट इज अ करंट कैरिंग वायर एक्ट एज अ मैग्नेट विद द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, द स्ट्रेंथ ऑफ विच डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ करंट पासिंग थ्रू इट। ठीक है, तो जब भी किसी कंडक्टर से करंट को पास किया जाता है, ठीक है, तो वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है और इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाती है। और अगर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रही है तो ये क्या करेगा, आयरन के पीस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का काम डेफिनेटली करेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। चूज द स्टेटमेंट विच इज नॉट करेक्ट इन द केस ऑफ इलेक्ट्रिक फ्यूज। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्यूज के केस में क्या स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। फ्यूजेज आर इंसर्टेड इन इलेक्ट्रिकल सर्किट ऑफ ऑल बिल्डिंग्स। जी हाँ, सारी बिल्डिंग्स के सर्किट्स में हम फ्यूज का यूज करते हैं, क्योंकि फ्यूज एक तरीके का प्रोटेक्टिंग डिवाइस होता है जो हमारे घर में हमारे सर्किट को ओवरलोड और शॉर्ट सर्किटिंग से बचाता है। नेक्स्ट, देयर इज अ मैक्सिमम लिमिट ऑन द करंट विच कैन सेफली फ्लो थ्रू द इलेक्ट्रिक सर्किट। क्या एक मैक्सिमम लिमिट होती है करंट की जो कि हमारे सर्किट में इजीली फ्लो कर सकती है। देयर इज अ मिनिमम लिमिट ऑन द करंट विच कैन सेफली फ्लो इन द इलेक्ट्रिक सर्किट। इफ अ प्रॉपर फ्यूज इज इंसर्टेड इन अ सर्किट, इट विल ब्लो ऑफ इफ करंट एक्सीड्स द सेफ लिमिट। अब इसमें से इनकरेक्ट क्या है ये आपको बताना है। तो इनकरेक्ट ये है कि मैक्सिमम लिमिट तो होती है, बट देयर इज नो मिनिमम लिमिट ऑफ करंट। मिनिमम करंट की कोई लिमिट नहीं होती, सारी लिमिट्स जो है वो मैक्सिमम जरूर हो जाती हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन है वो बी नहीं, सी गलत है, बाकी सब सही है कि फ्यूज को हम बिल्कुल हमारे सारे इलेक्ट्रिक सर्किट के बिल्डिंग्स में लगाते हैं। दूसरी चीज़ मैक्सिमम लिमिट करंट की होती है, और तीसरी चीज़ की अगर आपने प्रॉपर फ्यूज लगाया हुआ है और करंट अपनी एक सेफ लिमिट से ज़्यादा को एक्सीड कर रहा है तो डेफिनेटली फ्यूज जो है वो आपका खराब होगा, ब्लो ऑफ हो जाएगा। ठीक है, और सिर्फ मिनिमम के केस में ही क्या होगा कि ये ब्लो ऑफ नहीं होगा। चलिए, सो देयर इज अ मिनिमम लिमिट ऑन द करंट, देयर इज अ मिनिमम लिमिट ऑन द करंट विच कैन सेफली फ्लो इन द इलेक्ट्रिक सर्किट इज द राइट ऑप्शन। ओके, three bulbs A, B, C are connected in a circuit as shown in a figure. So when the switch is on, ठीक है, ये आपको एक स्विच दिख रहा है, एक बढ़िया सा अरेंजमेंट दिख रहा है। ठीक है, तो बल्ब C will go first, bulb B and C will glow simultaneously and bulb A will go after the some time. All A, B, C will glow at the same time, या फिर the bulb will glow in a order A, B, C. तो देखिए, मैं आप बच्चों को सबको पहले भी बता चुकी हूँ कि अगर आप आपके घर में सीरीज लगाते हैं, दिवाली के टाइम पर हम लोग बहुत अच्छी सी लाइटनिंग लगाते हैं, तो उसमें सारे बल्ब एक दूसरे के साथ सीरीज में लगे होते हैं। लेकिन जैसे आप ऑन करते हो तो ऐसा होता है क्या कि पहले ऊपर वाला बल्ब फिर नीचे वाले बल्ब ऑन होते हैं? नहीं, सारे बल्ब एक साथ ऑन होते हैं। तो इसीलिए जब आप बात करेंगे तीन बल्ब्स की ए बी सी की, तो ये तीनों ए बी सी बल्ब जो है वो एक साथ सेम टाइम पर ग्लो करेंगे। यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि पहले एक बल्ब ग्लो किया उसके बाद दूसरा बल्ब ग्लो करे। अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि व्हेन अ स्विच इज इन ऑफ पोजीशन, जब हमारा स्विच
ऑफ पोजीशन पर होता है। सर्किट स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल स्टॉप्स एट द स्विच, सर्किट इज ओपन, नो करंट फ्लो थ्रू इट, करंट फ्लोज आफ्टर सम टाइम। तो इसमें आपको बताना है कि जब आपका स्विच ऑफ पोजीशन पर होता है तो क्या होता है। ऑफ पोजीशन का मतलब कि हमारे सर्किट में इस तरीके की एक सेल बनी हुई है, एक मान लीजिए बल्ब लगा हुआ है और यहाँ पे एक स्विच लगा हुआ है। तो जब स्विच ऑफ पोजीशन पर है मतलब कि इस कंडीशन पे है, तो जब इस कंडीशन पे आपका स्विच ऑफ होता है तो क्या होगा, सर्किट स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल स्टॉप्स एट द स्विच, तो क्या सर्किट में करंट का फ्लो होना शुरू हो जाएगा और स्विच पे जाके स्टॉप होता है, या सर्किट ओपन हो जाएगा। तो जी हाँ, सर्किट ओपन हो जाता है, नो करंट विल फ्लो थ्रू इट, एंड तो सही ऑप्शन क्या होगा हमारे लिए, सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है, बाकी कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि भाई इस कंडीशन में आप ये समझिए ऑफ में है। ऑफ में होने का क्या मतलब होता है कि कोई भी करंट का फ्लो नहीं होगा। नेक्स्ट आगे चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, Which of the following precaution need to be taken while using electrical gadgets, appliances and circuits? हमें ये जो कौन कौन से प्रिकॉशंस हैं जो कि जब भी हम इलेक्ट्रिकल गैजेट्स का या अप्लाइंसेस या सर्किट का यूज़ करते हैं हमें लेना चाहिए। वी शुड नेवर टच अ लाइटेड इलेक्ट्रिक बल्ब कनेक्टेड टू द मेन. We should never experiment with the electrical supply from the main or a generator of an inverter. We should never use just any wire or strip of metal in place of fuse. We should never turn the switch in on position. इनमें से हमें क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो we should never turn the switch in on position, ठीक है। तो जब आप क्या प्रिकॉशन है जो कि आपको गैजेट्स में यूज़ करना पड़ेगा, तो we should never touch a lighted electric bulb connected to the main. जी हाँ, मेन के साथ जो कनेक्टेड है आप उसे टच कर सकते हैं। या वी शुड नेवर एक्सपेरिमेंट विद द इलेक्ट्रिकल सप्लाई, तो जी हाँ ये भी नहीं करना चाहिए। वी शुड नेवर यूज़ जस्ट एनी वायर और स्ट्रिप ऑफ मेटल इन प्लेस ऑफ अ फ्यूज़, तो जी हाँ फ्यूज़ की जगह आप किसी भी मेटल को या फिर वायर को नहीं यूज़ कर सकते। आपको सर्टेन अमाउंट का जो एक पर्टिकुलर फ्यूज़ होता है, जो एक पर्टिकुलर वायर से, टिन या लिड के वायर से बनता है, उसी का ही यूज़ करना चाहिए। बाकी आप किसी भी तरीके का वायर इसमें यूज़ नहीं कर सकते। तो वी शुड नेवर टर्न द स्विच इन ऑन पोजिशन। अब भाई जब तक आप स्विच को ऑन पोजिशन में नहीं करोगे क्या कोई सर्किट चलेगा? बिल्कुल भी नहीं चलेगा। तो इसलिए ऑप्शन जो है डी वो बिल्कुल नहीं होगा। आगे बढ़ेंगे। सो वी शुड नेवर टर्न, ये आपका ऑप्शन गलत था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टिंग वायर इज यूटिलाइज्ड इन मेकिंग इलेक्ट्रिक फ्यूज? जब आप इलेक्ट्रिक फ्यूज बनाते हो तो क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए? तो सबसे पहली बात कि उसका मेल्टिंग पॉइंट लो होना चाहिए। लो मेल्टिंग पॉइंट का मतलब होता है कि जब उस पर करंट जाएगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, तो टेम्परेचर बढ़ने के साथ ही वो पिघल जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। तो ये आपकी पहली कंडीशन होना चाहिए। तो अ कंडक्टिंग वायर शुड हैव अ लो मेल्टिंग पॉइंट। ये बात आपको याद रखनी है कि अगर आप फ्यूज बना रहे हो, है ना, तो आपको ये बात बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है कि एक ऐसे वायर का यूज किया जाए जिसका मेल्टिंग पॉइंट काफी कम होता है। सो विच इज यूटिलाइज्ड इन अ फ्यूज। Next is name the device used these days in place of electric fuse in electrical circuits. अब मिनिएचर सर्किट ब्रेकर का नाम आपने सुना होगा MCB, ठीक है, जिसे आप MCB कहते हो, दिस इज मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। तो फ्यूज की जगह पर हम MCB का यूज करते हैं जिसमें कोई वायर नहीं होता, ना ही मेल्टिंग होती है, तो बार बार फ्यूज को बदलना भी नहीं पड़ेगा और सेम आपका जो सर्किट ब्रेकर है वो काम कर देता है। तो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर इज यूज्ड एज अ इन प्लेस ऑफ फ्यूज। Next is fill in the blanks. Our body is a dash of electricity. हमारी बॉडी इलेक्ट्रिसिटी की क्या होती है? कंडक्टर या इंसुलेटर? तो हमारी बॉडी कंडक्टर है, हमें इलेक्ट्रिकल शॉक लगता है, दैट मीन्स कि हमारी बॉडी से करंट फ्लो कर सकता है। तो हमारी बॉडी जो है वो एक कंडक्टर की तरह बिहेव करेगी। नेक्स्ट, एन इलेक्ट्रिक सेल प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द डैश इन इट। इलेक्ट्रिकल सेल कैसे इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करती है? तो एक्चुअल में इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर केमिकल होता है, ये केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो केमिकल स्टोर्ड इन इट, इनके अंदर केमिकल स्टोर्ड होता है जिसके कारण ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट, इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट अ फ्यूज इज अ डैश टू प्रिवेंट पॉसिबल फायर। इन इलेक्ट्रिकल सर्किट अ फ्यूज इज अ डैश। अब फ्यूज क्या होता है? तो फ्यूज बेसिकली एक प्रोटेक्टिंग डिवाइस होता है, एक प्रोटेक्टिंग डिवाइस है जो कि आपके सर्किट को, सेफ्टी डिवाइस या फिर प्रोटेक्टिंग डिवाइस, आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो एक सेफ्टी डिवाइस है जो कि शॉर्ट सर्किटिंग या फिर ओवरलोडिंग से हमारे सर्किट को बचाता है, सेव करता है।
अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सेल इज कॉल्ड, अगर मेरे पास 2 या 2 से ज़्यादा सेल्स हैं तो उनके कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं? तो 2 या 2 से सेल्स के कॉम्बिनेशन को हम बैटरी कहते हैं. इफ आई हैव 2 सेल्स and if I connected all these kind of cells in series, then I make a battery in this case. और बैटरी का यूज हमें जब ज़्यादा वोल्टेज चाहिए होता है तब हम करते हैं. चलिए, सो अनस्क्रैम्बल द फॉलोइंग वर्ड. ओके, तो इसमें तो आपको मेरी बिल्कुल हेल्प करनी पड़ेगी. तो इसमें अनस्क्रैम्बल आपको करना है. तो मुझे ये तो बिल्कुल साफ समझ में आ रहा है कि ये फ्यूज़ है, ठीक है. एंड ये क्या होगा आपका? TBTYER. ओके ओके, बैटरी. यस, इट इज बैटरी. ठीक है, ये हो जाएगा फ्यूज. एंड दिस इज क्या है ये? ओके, पता करिए जल्दी से. HTRCOOCR, ये तो स्विच है. Definitely this is switch. And this is heater? No. Okay, battery, fuse, torch. Oh God, torch है ये. अभी यहाँ पे ऐसे ऑप्शंस क्यों देते? टॉर्च है. And this is switch. चलो, तो मैं एक हार गई. आप मुझे बताना कि आपने कितने किए इसमें से. ठीक है, चलिए. Now Paheli does not have a night lamp in her room. She covered the bulb of her room with a towel in the night to get a dim light. As she taken the right step, give one answer to justify your answer. अब देखिए, अगर पहेली के पास LED बल्ब है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन अगर नॉर्मल बल्ब है जो येलो लाइट प्रोवाइड करता है तो क्या होगा? लाइट जो है वो बेसिकली, जो आपने बल्ब में भी देखा होगा, तो बल्ब के चारों तरफ जो क्लॉथ लगा होता है वो कैसा होता है? बल्ब के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होता, ऊपर होता है. अब जब उसने बल्ब लगाया तो उसने क्लॉथ को बल्ब के ऊपर ही रख दिया. तो इससे क्या होगा? अब आपको पता है कि बल्ब जो है वो लाइट एनर्जी देता है. ये लाइट एनर्जी हीट एनर्जी भी प्रोवाइड करती है. हीट धीरे धीरे बढ़ेगी और उस हीट के कारण वहाँ पे फायर भी वो कपड़ा या क्लोथ पकड़ सकता है, ज़्यादा हीट अप होगा तो इसीलिए ये बिल्कुल भी सही डिसीजन नहीं है. नो, द टॉवल में बर्न ड्यू टू द हीट प्रोड्यूस्ड बाय द बल्ब. तो जैसे मैंने आपसे कहा कि भाई आप टॉवल का बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि हीट प्रोड्यूस होगी और बल्ब से आपका टॉवल में आग लग सकती है. सो बिसाइड्स इट विल ऑल्सो रिजल्ट इन अ वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी. एंड इसके साथ वेस्ट भी ज़्यादा होगा क्योंकि ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होने से ज़्यादा वेस्ट होगा, ज़्यादा लाइट प्रोड्यूस होगी. शी कुड हैव यूज अ लैम्प शेड. तो इसे लैम्प शेड का यूज़ करना चाहिए. शेड कैसा होता है? जैसे छाता होता है, डायरेक्ट हमारे कांटेक्ट में तो नहीं होता लेकिन हमें इस तरह से शेड प्रोवाइड करता है. तो वैसे हमें बल्ब के ऊपर चारों तरफ ऐसे शेड प्रोवाइड करना पड़ता है और उस शेड से फिर वो लैम्प की तरह उसे बिहेव करवा सकती है. नेक्स्ट, Why are compact fluorescent light preferred over electrical bulb? अब जैसे मैंने अभी आपको नाम दिया CFL, तो ये इलेक्ट्रिक बल्ब के कंपैरिजन में हम कॉम्पैक्ट CFLs का यूज़ क्यों करते हैं? कॉम्पैक्ट CFLs के यूज़ के बहुत सारे रीजंस हैं. नंबर 1, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को सेव करता है. बिल इससे कम आता है. इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन कम होने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी बिल भी हमारा कम आएगा. नेक्स्ट चीज़, ये हीट को प्रोड्यूस नहीं कर सकते तो जिसकी वजह से जो अभी पहेली ने किया तो वो आग ना पकड़ने का CFL कर सकता है काम. ज़्यादा हीट प्रोड्यूस नहीं होगा तो एनर्जी लॉस भी कम होंगे. तो दैट इज़ द रीज़न कि हम CFL ज़्यादा यूज़ करते हैं. तो CFL डू नॉट वेस्ट इलेक्ट्रिसिटी एज हीट अनलाइक इलेक्ट्रिक बल्ब. अब हीट की तरह वेस्ट नहीं करेंगे तो इससे क्या होगा भाई? हमारी एनर्जी सेव होगी तो हम बचा पाएंगे तो कम बिल आएगा. नाउ, व्हाई इज एन इलेक्ट्रिकल फ्यूज रिक्वायर्ड इन ऑल इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज? अब सारे फ्यूजेज में जो बड़े बड़े अप्लायंसेज होते हैं उनमें अपना सबका 5 एम्पियर का एक इलेक्ट्रिकल फ्यूज़ होता है. तो क्यों लगा होता है? इलेक्ट्रिकल फ्यूज़ इसलिए लगा होता है ताकि अगर हमारे सर्किट में कभी ओवर करंट आ जाए, ओवर वोल्टेज आ जाए तो इससे हमारा सर्किट बर्न हो सकता है, जल सकता है. तो इससे प्रोटेक्शन के लिए हम हमारे सर्किट में फ्यूज़ लगा के
के रखते हैं। मान लीजिए कि मेरे पास एक ये मशीन है, तो इस मशीन के साथ में हम एक फ्यूज़ को ऐड करेंगे इस तरह से। यहाँ पर एक फ्यूज़ को यहाँ पर ऐड किया जाएगा, ठीक है। और ये फ्यूज़ क्या करेगा, फिर जो भी करंट आ रहा है मशीन में, पहले वो फ्यूज़ से जाएगा, फ्यूज़ उसे चेक करेगा कि क्या वो सेफ लिमिट में है या नहीं, ठीक है। सेफ लिमिट, किसकी सेफ लिमिट चेक करेगा, करंट की। अगर सेफ लिमिट में है तो आगे जाएगा, और अगर नो सेफ लिमिट तो ये क्या करेगा, ये ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक हो जाने के बाद ये जो करंट है वो आपके आगे मशीन में नहीं जाएगा और मशीन जो है वो सेफली रन कर पाएगी, ठीक है। चलिए, इलेक्ट्रिकल फ्यूज इज रिक्वायर्ड इन ऑल इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बिकॉज इट इज़ अ सेफ्टी डिवाइस एंड चेक्स द एक्सेसिव फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। और ये आपके सर्किट में कितना एक्सेसिव करंट फ्लो कर रहा है उसे चेक करने का काम करता है। डन। चलिए अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कैन वी यूज द सेम फ्यूज इन अ गीजर एंड टेलीविजन सेट? एक्सप्लेन। क्या सेम फ्यूज को गीजर और टेलीविजन सेट में यूज किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है। क्यों नहीं किया जा सकता? सबकी करंट की रिक्वायरमेंट अलग है, तो फिर हम कैसे एक फ्यूज़ का यूज़ करें? मान लीजिए कि आपकी टेलीविज़न के करंट की रिक्वायरमेंट है सिर्फ 5 एम्पियर और आपके गीज़र की रिक्वायरमेंट है 10 एम्पियर, तो आप टेलीविज़न सेट में 5 एम्पियर का अगर गीज़र में लगा दोगे तो गीज़र को प्रॉपर करंट तो मिलेगा, लेकिन वो हो सकता है बार बार फ्यूज़ मेल्ट हो जाए। और अगर आपने गीज़र का फ्यूज़ उठा के आपके टेलीविज़न में लगा दिया तो ज़्यादा करंट आ जाने की वजह से आपका टेलीविज़न सेट खराब हो जाएगा, बर्न हो जाएगा। तो नो, अ गीज़र एंड अ टेलीविज़न सेट रिक्वायर डिफरेंट अमाउंट ऑफ करंट टू ऑपरेट। तो जैसा मैंने कहा कि क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि दोनों को अलग अलग करंट की रिक्वायरमेंट है। एक को अलग करंट चाहिए, दूसरे को अलग करंट चाहिए। तो नेम 2 इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस फॉर ईच वेयर द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट इज यूज्ड, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट इज यूज्ड। तो हीटिंग इफेक्ट हमारा कहाँ यूज होता है और मैग्नेटिक इफेक्ट कहाँ यूज होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के साथ ऐड हो गया है। सो दिस इज अ क्वेश्चन, ठीक है। तो नेम 2 इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस फॉर ईच वेयर द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट इज यूज्ड। हीटिंग इफेक्ट कहाँ यूज़ होगा? तो जहाँ पे आपको हीट की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे आपके घर में गीज़र होगा, है ना, तो गीज़र के साथ साथ हम क्या यूज़ करते हैं? वो हीटर हमारे घर में होता है, टोस्टर हमारे घर में होता है, अवन्स हमारे घर में होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हीट प्रोड्यूस करते हैं, हीट को देते हैं, दे ऑल आर वर्क ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। जैसे गीज़र, रूम हीटर। मैग्नेटिक इफेक्ट पे कौन वर्क करता है? तो हमारे घर में जो बेल लगी होती है, हमारे घर में डोर्स में भी हम मैग्नेट का यूज़ करते हैं, वो अलग चीज़ है, लेकिन मैग्नेटिक इफेक्ट बेल में यूज़ होता है, क्रेन में होता है, टू लिफ्ट द मैग्नेटिक मटेरियल। एंड इसके साथ साथ अगर हमारे घर में किसी मशीन में मोटर कनेक्टेड है तो उस मोटर में भी हम इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज, व्हाई डू वी कवर अ प्लग पिन होल्स विच आर विद इन द रीच ऑफ चिल्ड्रन विद सेलो टेप और प्लास्टिक कवर व्हेन नॉट इन यूज़? तो हम कवर, जो हमारे प्लग होते हैं, उसे आप सेलो टेप से या फिर प्लास्टिक कवर से क्यों कवर कर देते हैं? देखिए, एक्चुअल में हमारे घर में जो स्विचेस होते हैं उसमें 3 प्लग होता है या फिर 2 प्लग होते हैं। इन 3 प्लग में एक अर्थ होता है, एक न्यूट्रल होता है और एक होता है आपका मेन सप्लाई, ठीक है, या फिर मेन एंड अर्थ होगा, ठीक है। ये जो 3 प्लग है और ये 2 प्लग है, ये कहाँ यूज़ होते हैं? 3 प्लग आपके एसी में, रेफ्रिजरेटर में, ठीक है, या कूलर्स में, इन सब में आप 3 पिन का यूज़ करते हो। 2 पिन आपके नॉर्मल जो फ़ैन है, ठीक है, मिक्सर है और बाकी सारी चीज़ें छोटी छोटी मशीन्स में यूज़ होता है। अब क्या होता है कि अगर किसी बच्चे ने इनको डायरेक्ट इसमें हाथ डाल दिया तो क्या होगा? उसको इलेक्ट्रिक, अगर दोनों डाल दिया तो बिल्कुल इलेक्ट्रिक करंट उसके हाथ से प्रोड्यूस होकर के दूसरे साइड भी जा सकता है, उसको बहुत भयानक तरीके से इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि इन्हें सेलो टेप या फिर प्लास्टिक कवर से ढक के रखते हैं, ताकि बेचारे छोटे छोटे की प्यारी प्यारी सी जो फिंगर्स हैं वो उसमें ना अंदर डालें और उन्हें कोई भी इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे, ठीक है। सो the child may put his and her finger into the socket and she may get an electrical shock which could be fatal। और ये बहुत डेंजरस होता है, इसलिए बिल्कुल भी कभी किसी बच्चे को नहीं करना चाहिए। इवन कई बच्चे करते हैं ना कि मेटल की स्ट्रिप डालते हैं, पेंसिल डाल देते हैं। अब मैं आपको बताऊं कि जो पेंसिल होती है उसमें ग्रेफाइट होता है, ये ग्रेफाइट भी कंडक्टर होता है, इसलिए बिल्कुल भी कभी पेंसिल को, पेन को, और पेन के भी सामने मेटल लगा होता है
तो दे ऑल आर वेरी वेरी डेंजरस। तो कभी भी किसी भी इस तरीके के सॉकेट में हमें जाकर के पेन को नहीं लगाना चाहिए, अंदर बिल्कुल भी नहीं डालना चाहिए, ठीक है। सो द चाइल्ड मे पुट हिज एंड हर फिंगर इनटू द सॉकेट एंड शी एंड may get electric shock which could be fatal. Plastic sellotape are bad conductor of electricity and hence chances of electric short get reduced. Okay. Bujo made an electromagnet by winding 50 टर्न्स ऑफ वायर ओवर अ आयरन स्क्रू। अब हमारे पास एक आयरन का स्क्रू था, ठीक है, मैं ये स्क्रू डिजाइन कर रही हूँ, आप बताइएगा कि कैसा लग रहा है स्क्रू, ठीक है। तो बूजो मेड एन इलेक्ट्रोमैग्नेट बाय बाइंडिंग 50 टर्न्स ऑफ वायर ओवर अ आयरन स्क्रू। अब ये आयरन के स्क्रू के ऊपर उसने कितने टर्न्स ऐसे कर दिए वायर के, मान लीजिए पूरा वायर है जिसके उसने 50 टर्न्स किए। पहली ऑल्सो मेड एन इलेक्ट्रोमैग्नेट बाय वाइंडिंग 100 टर्न्स ओवर अ सिमिलर आयरन स्क्रू। अब इसके पास भी एक सिमिलर आयरन स्क्रू था, उसने इस आयरन के स्क्रू के ऊपर फिर 100 टर्न्स कर दिए, ठीक है। इसने कितने किए 50 और इसने कितने किए हुए 100 टर्न्स किए हुए। मतलब कि मेरे पास कॉपर का वायर है और उस कॉपर के वायर के ऊपर मैंने आयरन के पीस के ऊपर 100 टर्न्स और 50 टर्न्स किए हैं। तो आपको ये बताना है कि विच इलेक्ट्रोमैग्नेट विल अट्रैक्ट मोर पिन्स एंड गिव द रीजंस। तो बेसिकली क्या होता है कि अगर मेरे पास मैग्नेट है और मैग्नेट पे अगर मैंने नंबर ऑफ टर्न्स किए हुए हैं तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं उतना ज्यादा मैग्नेटिक इफेक्ट क्रिएट होता है, ठीक है। तो जब 50 टर्न्स की बात करूंगी तो ज्यादा मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होगा जितना ज्यादा कि 100 वाली में होगा। तो इसीलिए पहली इलेक्ट्रोमैग्नेट विल अट्रैक्ट मोर पिन्स एट इट हैज अ मोर नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ वायर ऑन इट एंड दस आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह वो बिहेव करेगा। योर टीचर हैज शोन यू द फॉलोइंग एक्टिविटी, ये 16th क्वेश्चन है एग्जाम्पलर का। इस एक्टिविटी में वी हैव अ स्मॉल नेल और इस नेल के ऊपर हमने बहुत सारी इस तरह से वाइंडिंग की हुई है। तो चलिए इस एक्टिविटी में एक्चुअल में क्या है ये देख लेते हैं। वैसे तो हमें डायग्राम से समझ में आ रहा है कि यहाँ पर क्या किया गया है, लेकिन एक्टिविटी है कि टीचर हैज बाउंड अ लॉन्ग इंसुलेटेड पीस ऑफ वायर अराउंड एन आयरन नेल इन अ फॉर्म ऑफ कॉइल. Free ends of the wire are connected to the cell through a switch as shown in the figure. The current is switched on and some pins are placed near the ends of the nail. ओके सो बेसिकली क्या हुआ कि टीचर ने एक बहुत बड़ा सा पीस ऑफ वायर एक नेल के चारों तरफ बाउंड किया. फ्री एंड्स ऑफ द वायर आर कनेक्टेड टू द सेल, और उसके बाद उसके जो एंड थे, फ्री एंड थे, उसे सेल से कनेक्ट कर दिया. नाउ उसके साथ उन्होंने एक स्विच को भी लगाया. ओके एक सेकेंड. ओके सो उन्होंने उसके साथ एक स्विच को भी प्लेस किया. द करेंट इज स्विच्ड ऑन एंड सम पिन्स आर प्लेस्ड नियर द एंड्स ऑफ द नेल. राइट डाउन एनी 3 क्वेश्चन दैट कम टू योर माइंड. अब देखिए, जब भी आप किसी आयरन नेल पर वायर को बाउंड करते हैं तो वो आयरन का जो नेल है वो बेसिकली एक मैग्नेट की तरह बिहेव करना शुरू कर देता है, और मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा तो जो भी पिन्स हैं उसको ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करना स्टार्ट करेगा. ओके सो फर्स्ट क्वेश्चन विच इज अराइजेज इन आवर माइंड इज व्हाई डज द नेल अट्रैक्ट द पिन. सेकेंड इज व्हाट विल हैपन इफ वी कनेक्ट मोर सेल इन द सर्किट. और नेक्स्ट ये क्वेश्चन आता है कि भाई अगर इतने सारे सेल की जगह, एक सेल की जगह अगर हम बहुत सारे सेल कनेक्ट कर देंगे तो क्या होगा. व्हाट विल हैपन इफ वी use some other material like a straw in a place of nail, and what will happen if we wrap the wire on the nail more tightly. अगर हमने नेल के पर वायर को बहुत ज़्यादा टाइटली बाउंड कर दिया तो क्या होगा. तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके माइंड में आ रहा होगा कि वाई डज द नेल अट्रैक्ट द पिन. तो इसका सिंपल सा रीज़न ये है कि जब आपने आयरन नेल को किसी कॉपर वायर से लपेटा और उसमें करंट को फ्लो करवाया तो आयरन नेल इटसेल्फ मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगती है, और इसी वजह से वो अपने तरफ जितने भी आयरन के अदर नेल्स हैं उन्हें अट्रैक्ट करती है. देन व्हाट विल हैपन इफ वी कनेक्ट मोर सेल. अगर आप बहुत ज़्यादा सेल्स को कनेक्ट करोगे तो ज़्यादा करंट आपके नेल से पास होगा. मतलब जो वायर आपने नेल के ऊपर लपेटा है वो वायर बहुत ज़्यादा करंट को लेकर के उस नेल के पास जाएगा और नेल और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बन सकती है. What will happen if we use some other material like a straw in place of nail. अगर मैंने नेल की जगह स्ट्रॉ को रखा होता तो क्या होता. कुछ भी नहीं होता, because straw is made up of plastic and plastic is
इंसुलेटर। और इंसुलेटर्स को हम कभी भी ऐसा कोई भी प्रॉपर्टी के लिए यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये आपके करंट को बिल्कुल अपनी बॉडी से फ्लो नहीं करने देते, जिस वजह से ये मैग्नेट की तरह बिहेव भी नहीं करेंगे और कोई भी नेल इसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट, व्हाट विल हैपन इफ वी रैप अ वायर ऑन अ नेल मोर टाइटली। अब देखिए, अगर आप बहुत ज़्यादा टाइटली रैप करते हैं तो मे बी जो वायर है वो टूट जाए और करंट को पाथ ना मिले फ्लो करने के लिए प्रॉपरली। ठीक है, वैसे तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन अगर बहुत टाइटली आपने बाउंड किया तो कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस अगर वायर कमज़ोर है तो टूट सकता है, दैट्स इट। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Paheli took a wire of length 10 centimeter. Buju took a wire of 5 centimeter of the same material and the thickness. Both of them connect the wire as shown in the figure. The current flowing in both the circuit is the same. अब पहेली ने 10 सेंटीमीटर का वायर लिया है, बूजो ने 5 सेंटीमीटर का वायर लिया है, जो कि सेम मटेरियल और थिकनेस के हैं। अब इसके बाद क्या हुआ कि द करंट फ्लोइंग इन बोथ द सर्किट इज द सेम। अब करंट लेकिन सेम था। विल द हीट प्रोड्यूसेस इन बोथ द केसेस बी इक्वल। क्या हीट जो प्रोड्यूस होगी वो भी इक्वल होगी। विल द हीट प्रोड्यूसेस बी द सेम इफ द वायर टेकन बाय देम आर इक्वल लेंथ बट द डिफरेंट थिकनेस। एक्सप्लेन। अब देखिए, बेसिकली यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है रेजिस्टेंस का। अब आप पूछेंगे कि रेजिस्टेंस क्या होता है, तो रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ड्यू टू विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट, और इस फ्लो ऑफ करंट के अपोज करने के कारण ही हीट प्रोड्यूस होती है। रेजिस्टेंस और लेंथ के बीच में एक रिलेशन है। व्हाट इज द रिलेशन? ये जो आप सामने देख पा रहे हो, ये रिलेशन होता है रेजिस्टेंस का लेंथ और एरिया के साथ। जितना ज़्यादा लेंथ होता है उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, जितना ज़्यादा आपका एरिया होगा उतना ज़्यादा आपका रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी, और जितना कम रेजिस्टेंस उतनी कम हीट, जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस उतनी ज़्यादा हीट। अब यहाँ पे विल द हीट प्रोड्यूस इन बोथ द केसेस बी इक्वल। क्या दोनों ही में ही सेम हीट प्रोड्यूस हो रही होगी? नहीं, जिसकी लेंथ ज़्यादा है वहाँ पे ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, और जिसकी लेंथ कम है वहाँ पे एज़ कम्पेयर टू ज़्यादा लेंथ वाले वायर के कम हीट प्रोड्यूस होगी। विल द हीट प्रोड्यूसेस सेम इफ़ द वायर टेकन देम आर ऑफ द इक्वल लेंथ बट ऑफ द डिफरेंट थिकनेस। क्या अगर हमने लेंथ को बराबर करके थिकनेस को अलग कर दिया, मान लीजिए कि एक वायर आपका ये है, ठीक है, और एक वायर ये है, दोनों की लेंथ बिल्कुल सेम है, लेकिन क्या दोनों की हीट बिल्कुल सेम होगी? बिल्कुल भी नहीं। तो जिसकी थिकनेस ज़्यादा है उसका लेंथ क्योंकि उसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, रेजिस्टेंस कम होगा तो क्या होगा, आपका हीट भी कम हो जाएगी। तो थिकनेस को अगर आप कम ज़्यादा करते हो तो जी हाँ, आपकी हीट में भी वेरिएशन आते हैं। ठीक है, सो no, the amount of heat produces in both the cases will not be equal. Amount of heat produces in wire depends upon the length of the wire, and second, no, the amount of heat produced in the wire depends upon the thickness of the wire. जी हाँ, thickness पर भी हमारी heat जो है वो डिपेंड करती है। इसी वजह से क्या होगा कि अगर आप लेंथ को बढ़ा रहे हो या हीट को बढ़ा या थिकनेस को बढ़ा रहे हो तो दोनों ही कंडीशंस में वेरिएशंस आते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। हाउ डज द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हेल्प इन वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक बेल? एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। अब बेसिकली जो इलेक्ट्रिक बेल होती है वो कैसी होती है? इलेक्ट्रिक बेल जो होती है उसके अंदर एक आयरन का पीस लगा होता है, उस आयरन के पीस के ऊपर हम एक कॉपर के वायर को बाउंड करते हैं, साथ में ही पास में एक मेटल का गोंग होता है। ठीक है, अब जब आप हीट प्रोड्यूस करते हो, जब आप करंट प्रोड्यूस करते हो, तो वो जो आयरन है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करने के कारण ये आयरन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिससे कि आपका जो गोंग है वो वर्क करना शुरू कर देता है। ठीक है, सो द डोर बेल और द इलेक्ट्रिक बेल मेक यूज ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। A horseshoe type of electromagnet is used in electric bell, which is connected to the source of current through a switch. ठीक है, सो दिस इज़ अ सिंपलेस्ट डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रिक बेल। आप देख सकते हो कि यहाँ पे आयरन का पीस है, इस आयरन के पीस के ऊपर हमने इस तरह से क्या किया है, कॉपर के वायर को लपेटा हुआ है। ठीक है, अब ये जो कॉपर का वायर है, जैसे ही आप बैटरी का स्विच ऑन करते हो, मतलब जैसे आपने स्विच ऑन किया तो करंट विल फ्लो थ्रू दिस इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब इस इलेक्ट्रोमैग्नेट के सामने यहाँ पे स्प्रिंग में एक सॉफ्ट आयरन का आर्मेचर लगा होता है।
सॉफ्ट आयरन का एक पीस लगा होता है। जैसे ही ये करंट इसमें जाता है, ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। मैग्नेट की तरह बिहेव करने के कारण मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, और ये जो मटेरियल है वो क्या है, आयरन। और मैग्नेट क्या करता है, आयरन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो ये जो आपका आयरन है, आर्मेचर है, वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही अट्रैक्ट होगा, इसके नीचे एक हैमर लगा हुआ है जो कि यहाँ पर रखे हुए गोंग पर जाकर के टकरा जाएगा और हमें आवाज़ आ जाएगी, हमें साउंड क्रिएट हो जाएगा। तो इट हैज़ अ मेटालिक गोंग, अ हैमर टू स्ट्राइक द गोंग एंड अ स्क्रू अटैच टू द सॉफ्ट आयरन स्ट्रिप। When the button is pressed, the circuit is complete. जब जब हम बटन को प्रेस करते हैं, सर्किट कंप्लीट होता है और सर्किट में से करंट फ्लो करना शुरू कर जाता है। एंड द हैमर गेट अटैच टू द गोंग, देयर बाय स्ट्राइकिंग इट टू प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड, और उसे स्ट्राइक करके रिंगिंग साउंड को प्रोड्यूस करता है। आई समझ में बात? चलो, तो ये है आपका किसका वर्किंग, ये है हमारी इलेक्ट्रिक बेल का वर्किंग। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ड्रॉ द सिम्बल्स ऑफ द फॉलोइंग सर्किट कंपोनेंट्स। अब आपने अपने चैप्टर में पढ़ा होगा कि हर चीज़ की स्टडी करने के लिए हम क्या करते हैं, सबके सिम्बल्स बनाते हैं। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है, जिसका एक पॉजिटिव टर्मिनल हो और एक नेगेटिव टर्मिनल हो। तो उसी तरह से इसका सिंबल भी है कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। यहाँ पे जो आपको लंबा या फिर जिसकी लेंथ ज़्यादा दिख रही है, वो साइड पॉजिटिव है और जो छोटा साइड है वो आपका नेगेटिव है। स्विच इन ऑफ पोजीशन। हम स्विच को इस तरह से या फिर इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऑफ पोजीशन का मतलब होता है या तो आप इस तरह से या ऐसा यूज़ कर सकते हो। तो ये आपके ऑफ पोजीशन के लिए आप यूज़ करते हो, ठीक है। ऑन पोजीशन के लिए आप या तो इस तरह से इसे यूज़ करेंगे या फिर ये। ओके, सो दिस इज द सिंबल फॉर स्विचेस। इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब का साइन कैसे होता है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि इसके अंदर टंगस्टन का फिलामेंट लगा होता है, ऊपर बल्ब का एक केस होता है। तो ये इस तरीके का सिंबल हम इलेक्ट्रिक बल्ब के लिए यूज़ करते हैं। बैटरी क्या होती है, सो बैटरी इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सेल्स, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे हमने एक सेल लगाया, 2 सेल लगाए और इस तरह से ये पूरा बैटरी का कॉम्बिनेशन बन गया। बट एक बात याद रखनी है कि जब भी आप बैटरी का कॉम्बिनेशन बनाएं तो पॉजिटिव को नेगेटिव से और नेगेटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट करना है। कभी भी पॉजिटिव को पॉजिटिव से हमें कनेक्ट नहीं करना है। So these are the symbols used for this electric cell, switch, bulb and battery, ठीक है, जो हमने ऑलरेडी देख लिए हैं। आगे बढ़ेंगे। ओके, तो इसके साथ ही हम खत्म कर चुके हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ऑफ योर चैप्टर इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट। आई होप ये चैप्टर आपके समझ में आया होगा, सॉल्यूशंस आपके समझ में आए होंगे। अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर में। टिल देन कीप वॉचिंग स्टेप अप एकेडमी। थैंक यू।